नमस्कार। 10वीं क्लास के बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे हैं। 5 तारीख के बाद 12 तारीख को तुम्हारा मैथ का एग्ज़ाम है। तो 12 तारीख तक आपको रिवीज़न तो करना ही है। अपन वीडियो के माध्यम से रिवीज़न करेंगे। 5 तारीख शाम से ही अपन यहाँ वीडियो बनाकर डालेंगे और आप उसमें से आराम से देख के रिवीज़न कर सकते हो। उसके बाद अगर आपकी कोई भी समस्या आएगी, तो आप मुझे कमेंट करके बताएँगे, तो मैं आपकी समस्या का सॉल्यूशन करूँगा। अपन रिवीज़न अच्छे से करें ताकि अपना पेपर अच्छे से हो जाए। इसके लिए अपन जो सबसे ज़्यादा नंबर की प्रश्नावली है संख्या की, उससे शुरू करते हैं। चलो पेन और कॉपी लेके बैठ जाओ ताकि जो चीज़ें बताने लायक हैं, जो चीज़ें याद रखने लायक हैं और समझने लायक हैं, वो चीज़ें आप नोट कर सको ताकि आपका पेपर बहुत अच्छा से अच्छा हो। चलते हैं, अपने प्रश्नावली है संख्या की। सांख्यिकी का मतलब है आंकड़े। अपन आंकड़े हैं उनको 3 तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं। कुछ आंकड़े ऐसे होते हैं जो है जैसे के जैसे ही हैं। जैसे आपने कभी भंगार यानी भंगार का व्यवसाय करने वाले, टूटे-फूटे जो चीज़ें लेते हैं उनका व्यवसाय करने वाले लोगों को देखा होगा। वो जब चीज़ें लेते हैं लोगों से, ग्राहकों से, तो वो एक साथ सभी चीज़ें ले लेते हैं, उसके बाद वो डिवाइड कर देते हैं। कॉपर अलग है, लोहा अलग है, कुछ प्लास्टिक अलग है। तो ऐसे ही हर विभाग में, हर जगह कुछ आंकड़े होते हैं, उन आंकड़ों को अलग-अलग बाँटा जाता है। तो सामान्य रूप से अगर अपन बात करें, तो आंकड़ों को 3 भागों में बाँटा जा सकता है। एक आता है यथावृत्त आंकड़े, दूसरा आता है अवर्गीकृत आंकड़े, तीसरा आता है वर्गीकृत आंकड़े। ये 3 प्रकार के आंकड़े अगर आपको समझ में आ गए, तो ये 14वीं प्रश्नावली के जितने भी प्रश्न जो बन गए हैं, माध्य, बहुलक और माध्यिका, वो सभी प्रश्न आपको आसानी से समझ में आ सकते हैं। बस आपको क्या करना है, ध्यान से आराम से इस वीडियो को सुनना है और देखना है। अब ये आंकड़े का मतलब जैसे अपने को आंकड़े प्राप्त हुए हैं, चाहे अपने टेस्टों के नंबर हो, चाहे अपने गांव की कोई जनसंख्या की गणना हो, कोई से भी आंकड़े, जैसे मैं यहाँ कुछ भी आंकड़े लिख सकता हूँ आपको समझाने के लिए। जैसे माना कि ये लिखा है 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 5, 4, 7 या फिर 2, ये जो आंकड़े हैं ऐसे लिख दिए। अब इनमें न तो कोई क्रम वाइज है, नहीं कोई आगे पीछे ऐसा कुछ जमा के लिख नहीं रखा है। यानी ऐसे आंकड़े जो है जैसे जैसे अपने सामने आ जाए, ऐसे आंकड़ों को बोला जाता है यथाप्राप्त आंकड़े। यानी पिछले ये सब क्यों बताना पड़ रहा है, अर्धवार्षिक परीक्षा में इस बार जब पैटर्न चेंज हुआ तो ऐसे छोटे छोटे प्रश्न, हालांकि ये चीजें अपन 9वीं क्लास में पढ़ लेते हैं, पर इस बार जब पैटर्न चेंज हुआ तो ये छोटे छोटे प्रश्न देना शुरू कर दिए, क्योंकि एबीसीडी के प्रश्न भी आएंगे, वो खाली स्थान के प्रश्न भी आएंगे और उसके अलावा एक एक नंबर के प्रश्न भी आएंगे। तो इन आंकड़ों को सही तरीके से जमा लेना, यही अपन यहाँ चीज सीख रहे हैं। अब इसमें इस प्रश्नावली में अपने को सामान्यतः से 3 चीजें ज्ञात करनी होती है। माध्य ज्ञात करना होता है, बहुलक ज्ञात करना होता है, माध्य ज्ञात करना होता है। अगर तीनों चीजों का, अगर उनके शब्दों का अर्थ हमें पता चल जाए, उनका अर्थ क्या होता है, उनका मतलब क्या होता है, ये चीजें अगर अपने को पता चल जाए, तो हम आसानी से उन तीनों चीजों को ज्ञात कर सकते हैं। 3 चीजें क्या क्या है? पहली चीज है माध्य ज्ञात करना, दूसरा क्या है बहुलक ज्ञात करना, तीसरा माध्य का ज्ञात करना। अभी जब अपनी क्लास पूरी होगी तो ये सब चीजें आसानी समझ में आ जाएगी, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। माध्य का मतलब क्या होता है? माध्य का मतलब होता है औसत। माध्य का मतलब क्या होता है? औसत होता है माध्य का मतलब। यानी अगर इन सब जो नंबर हैं, इन सब नंबरों को अगर बराबर बराबर बांट दिया जाए, तो एक व्यक्ति के कितने कितने नंबर आ जाएंगे। अपने छोटी क्लासों में पढ़ा है कि औसत कैसे निकालते हैं, यानी सभी संख्याओं को जोड़ के कितनी संख्या है अगर उसका भाग दे दें, सभी संख्याओं को जोड़कर कितनी संख्या है अगर उन सब का भाग दे दें, तो हम औसत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर ये चीज आपको समझ में आई ना, तो ये माध्य आपको समझ में आ गया। अगर ये चीज आपको समझ में आई तो समझ लो माध्य आपको समझ में आ गया है। ऐसे हमारे पास कितनी चीजें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये किसी के नंबर हो सकते हैं, किसी की लंबाई हो सकती है, या फिर किसी के और कोई रुपए हो सकते हैं। तो ये 12 संख्या है हमारे पास। इन सब को जोड़ के अगर 12 का भाग दे देंगे, तो हमारे को प्राप्त होगा जो वो संख्या होगी माध्य। क्या होगी? माध्य। तो इन सबको जोड़ दो, इन सबको जोड़ दो। जैसे 1 और 4 कितने होते हैं? 5 5 5 10 10 6 16 16 8 24 24 9 33 33 10 43 43 5 48 48 4 52 52 7 59 59 2 61 61 3 61 3 64। हमारे पास 64 सबका योग कितना है? 64। संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 संख्या है। फिर से ध्यान से चीज को देखो, इन सब को जोड़कर यहां ऊपर लिखते हैं और उसके नीचे ये कितनी संख्या है उसका भाग देते हैं। तो जो हमारे पास जो उत्तर आएंगे वो हमारा माध्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा? माध्य। 12 का भाग हम 64 में देते तो 12 5 60, 5 बार गया, 4 बचे, और फिर
पॉइंट लगाया और 12 का भाग 12 तिया 36, फिर 4 बचे 12 तिया 36, यानी ऐसे भाग जाता रहेगा। यानी ये जो संख्या आई ये हमारा माध्य है और जिसको अपन औसत बोलते हैं और अंग्रेजी में उसको एवरेज बोलते हैं। किसी भी संख्या का किसी भी गाड़ी का एवरेज निकालने के लिए ऐसा नहीं 1 किलोमीटर चले एवरेज निकल गया, कितनी चलती है, या फिर वो कभी कच्चा रास्ता हो पक्का रास्ता हो तो पक्के रास्ते पे थोड़ी ज्यादा चलेगी, कच्चे रास्ते पे कम चलेगी, तो सबका एक कॉमन एवरेज निकाला जाता है। तो ये अपना माध्य, इस माध्य को अपन इस प्रश्नावली में 3 सूत्रों से ज्ञात करेंगे। कितने सूत्रों से? 3 सूत्रों से ज्ञात करेंगे, जो मैं आगे बताऊंगा। अब मैं इन चीजों को बता देता हूं आपको कि अगर आपके पास ऐसा कोई प्रश्न आ जाए, ऐसे लिख दे और फिर आपको पूछ ले कि इसका माध्य बताओ, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपको इन सबको जोड़ना है और उसके बाद ये कितनी संख्या है उसका भाग देना है, तो आपका क्या आ जाएगा? माध्य आ जाएगा। ऐसा सवाल आएगा द्विवार्षिक परीक्षा में और वार्षिक में भी आएगा, छोटे छोटे एक एक नंबर के प्रश्न आएंगे। अब ये ए वर्गीकृत क्या होता है? ए वर्गीकृत का मतलब होता है, मैं इसको मिटा रहा हूं, ए वर्गीकृत का मतलब ये जो आंकड़े हैं उनको उसको सही ढंग से जमा देना बस, ताकि इन सब संख्या को जोड़ना नहीं पड़े, एक ही बार में अपने थोड़े सरल होकर उत्तर आ जाए। अगर ये तो छोटी संख्या है, अगर पूरा ब्लैक बोर्ड बड़ा होता तो अपन इनको जोड़ के हल थोड़ी कर पाते। इसलिए ये अलग अलग प्रकार बताए गए। जैसे मान लो इन ये संख्या जो है सबसे छोटी तो है अपने पास 1 और सबसे बड़ी है अपने पास 10, तो सबसे को क्रम वाइज लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। हमारे पास कौन कौन सी संख्या है उसको लिख दिया हमने। अब हम इसमें ये ढूंढेंगे कि एक कितनी बार आया है, इसके अंदर एक कितनी बार आया है। इसमें देखो एक कितनी बार आया, एक बार आया है। 2 कितनी बार आया है, 2 भी एक बार आया है। 3 कितनी बार आया है, 3 भी एक बार आया है। 4 यहां देखो 1 और 2 बार आया है 4। फिर 5 फिर 2 बार आया है। फिर 6 एक बार आया है। 7 एक बार आया है। 8 भी एक बार आया है। 9 भी एक बार आया है। 10 भी एक बार। मैं लिख रहा हूं जो जरूरी नहीं कि एक ही संख्या है, संख्या अलग भी हो सकती है। अब इसको अपन ने व्यवस्थित जमा दिया, यहां कुछ भी जो संख्या आएगी तुम्हारे, और इसको बोलते हैं एफ, बारंबारता। बारंबारता का मतलब ये एक भाई साहब जो है कितनी बार आए हैं, एक बार आए हैं। और 4 जो है 2 बार आ गए, 5 भी 2 बार आ गए। ऐसी भी कोई संख्या हो सकती थी जो ज्यादा बार आई हो। तो हम इसको क्या करेंगे, इन सबको जोड़ के नहीं, हमारे पास जब तुम्हारे पास प्रश्न आएगा, अगर ऐसा लिखा हुआ प्रश्न आए तो तुम्हें समझना है ये ए वर्गीकृत श्रेणी है। कौन सी श्रेणी है? ए वर्गीकृत। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए अपने पास सामान्य सा सूत्र है, उत्तर वो क्या आएंगे कि f और x को गुणा करो। ये तुम्हारे पास x रहेगा, ये तुम्हारे पास f रहेगा। f कौन रहता है? f वो रहता है जो जितनी बार आए। जैसे 2 क्या है, 2 ये बता रहा है कि 4 2 बार आया है। ये 2 क्या है, ये 2 ये बता रहा है कि 5 2 बार आया है। तो इन दोनों को जब गुणा करेंगे तो हमारे पास इसकी जोड़ करना आसान हो जाएगा। दोनों को गुणा करेंगे, एक को 1 से गुणा किया 1, 2 को 2 से गुणा किया 2, 3 को 1 से गुणा किया, सॉरी यहाँ 2 को 1 से किया तो 2 आया, 3 को 1 से किया तो 3 आया, 2 को 4 से किया तो 8 आया, 2 को 5 से किया तो 10 आया, 6 को 1 से किया तो 6 7 8 9 10। ये हमारे पास क्या निकल चुका है, fx निकल चुका है। अब इस fx को अगर जोड़ दें अपन, fx को जोड़ो, 1 2 3 3 3 6 6 8 14, 6 8 14 ही होते ना, और 10 24 24 36 30 37 37 37 8 45 45 9 45 9 होते हैं 54 54 10 होते हैं 64। अब यहां देखना, जब अपन ने पहले ज्ञात किया था तो यही संख्या को जब अपन ने जोड़ा था तो उसकी जोड़ भी अपने पास 64 आई थी। और अगर अपन ने इस तरीके से अगर हल करके जोड़ा तो भी इसकी जोड़ क्या आ रही है, अपने पास 64 आ रही है। तो इसको लिखेंगे सिग्मा fx। सिग्मा fx मतलब क्या है, आराम से समझ लो, एक बार फिर से समझ लो। ये आंकड़े अगर ऐसे रहते हैं तो ये जैसे हमें प्राप्त हुए वैसे है। अगर इन आंकड़ों को अपन व्यवस्थित ढंग से जमा लें तो ये ए वर्गीकृत श्रेणी हो जाती है। और अगर तुम्हारे पास ऐसे प्रश्न लिखे हुए आ जाए, तुम्हारे पास ऐसे प्रश्न लिखे हुए आ जाए तो तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। जो आगे लिखा है जो f और x है, और जो पीछे लिखा है जो f है, अगर हम इन दोनों को गुणा कर ले, f और x को गुणा कर ले तो हमारे पास आ जाएगा fx। देखो लिखा हुआ है उससे पता चल रहा है f और x क्या हो रहे हैं, गुणा। तो इनको गुणा करके हम जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिग्मा fx आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सिग्मा fx आ जाएगा। अब इनको जोड़ लेते हैं, 1 2 3 3 2 5 2 7 8 9 10 11 12। यहां देखना
एफ को जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ आएगा, और एफ और एक्स को जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ एक्स आएगा। अब हमें माध्य ज्ञात करना है। माध्य ज्ञात करने की 3 विधियां हैं, पहले भी मैंने बताया था कि 3 विधियों में से सबसे पहली विधि है उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि। इसका सूत्र है माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटेवा सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स कितना है? माध्य बराबर एफ एक्स है अपने पास 64, सिग्मा एफ कितना है 12। अब बताओ मुझे इसमें क्या फर्क है? अगर सवाल ऐसा आ जाए तुम ऐसा बना सकते हो, अगर ऐसा आ जाए तो भी तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब यही है कि इन सब को जोड़कर क्या करना है, ये जितने पद है उतना भाग देना है। इन सब को जोड़कर क्या करना है, जितने पद है उसका भाग देना है। जोड़ में उसका भाग दे देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माध्य। और यही प्रत्यक्ष विधि है, अभी मैंने आपको समझाया था। यही आंकड़े अगर इसको इस तरीके से समझ दे तो इस प्रत्यक्ष विधि के माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं। प्रत्यक्ष विधि में प्रत्यक्ष विधि से उस प्रश्न को हल करना आसान रहता है जिसमें एक्स दे रखा होता है, एक्स दे रखा होता है। अब मैं बताता हूं ये चीजें क्या है। जैसे मैं यहाँ एक संख्या और बढ़ा देता हूं ताकि तुम्हें बताने में आसानी रहे। जैसे मैं 5 और लिख देता हूं। अब अपने पास ऐसा सवाल आ जाएगा, और 5 कितनी बार आया हुआ होगा, 3 बार। अब 5 3 बार हो चुका है इसके अंदर। अब इस प्रश्न से अपन क्या क्या चीजें ज्ञात कर सकते हैं? इस प्रश्न से हम माध्य भी ज्ञात कर सकते हैं, बहुलक भी ज्ञात कर सकते हैं, और माध्य का भी ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? तीनों चीजें एक साथ कैसे ज्ञात कर सकते हैं? अगर सामान्य सा प्रश्न आए तो तीनों चीजें ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सिंपल सी बात है, इन तीनों का हमें अर्थ आना चाहिए। इन तीनों का मतलब क्या है वो हमें आना चाहिए। जब ये मतलब इनका हमें पता चल जाएगा तो हम परीक्षा में आने वाले सभी प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएंगे। मतलब क्या है? मतलब ये है कि माध्य का मतलब होता है औसत। माध्य का मतलब क्या होता है? औसत होता है, यानी सबको जोड़कर जितनी संख्या है उसका भाग देना है। केवल तुम्हें क्या याद रखना है? तुम्हें याद रखना है कि माध्य का मतलब औसत, यानी सभी संख्याओं को जोड़कर एवरेज निकालना है। अब बहुलक का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा बार आया, लिख लो, इसका औसत होता है। और इसका क्या होता है? जो ज्यादा बार आए। ऐसे प्रश्न आएंगे एक एक नंबर के, आराम से कर सकते हो। जो ज्यादा बार आए वो हमारा क्या होगा? बहुलक होगा। ये दोनों चीजें मैं बता देता हूं, उसके बाद मैं बताऊंगा माध्यिका। इस माध्यिका का मतलब होता है जो बीच में है, जो बीच में है, यानी सबके बीच में है, आधे इधर है आधे उधर है, उसको बोलते हैं माध्यिका। क्या बोलते हैं? माध्यिका। ये चीज मैं पहले बता चुका हूं कि इन सब को जोड़कर जितने पद है उसका भाग दोगे तो तुम्हारे पास जो संख्या आएगी वो तुम्हारा माध्य होगा। अगर ऐसे लिखा हुआ है तो, ऐसे लिखा हुआ है इन सबको जोड़ के जितने पद है भाग ले दो। ऐसे लिखा हुआ क्या करना पड़ेगा? इन दोनों को गुणा करना पड़ेगा। इन दोनों को गुणा करने के बाद जो जोड़ के भाग दोगे तो तुम्हारा माध्य आएगा। फिर आगे और तरीके से भी लिखा जा सकता है, मैं बताऊंगा कैसे लिखते हैं। जैसे इसको वर्गीकृत श्रेणी में लिखा हो तो कैसे करेंगे, मैं यहाँ लिख देता हूं। हमारे पास संख्या है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12। सर ऐसे क्यों? क्या कुछ नहीं है, इनमें केवल एक ही अंतर है कि जब संख्या अपने पास बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है, जैसे माना कि ये पूरा ब्लैक बोर्ड भरा हो, तो उस समय हम सबको जोड़ के भाग देने में अपना पूरा जो पेपर करने का टाइम है ना इसी में निकल जाएगा। इसीलिए ये नए नए तरीके अपनाए गए कि भाई इनको कैसे हल किया जाए शॉर्ट। अब देखो ये इतना बड़ा है, उससे छोटा सा बन गया, और ये उससे भी छोटा बन गया, आंकड़े इसमें सबसे ज्यादा कम है। तो अब जैसे इसको गुणा करेंगे, इसमें जितनी बार आए उसमें कैसे लिखेंगे? 0 से 2 तक, यानी 0 से 2 तक आने वाली संख्या कितनी है? तो 0 से 2 तक आने वाली संख्या 1 कितनी है? 1। एक ऐसे सर 2 है, एक ये और एक 2, 2 संख्या हुई, 1 भी है 2 भी है। नहीं, यहां अपने को ये समझना है कि 0 से 2 तक, 2 नहीं 2 तक, 2 से पहले पहले की संख्या लिखनी है। 2 वाली किसमें आएगी? 2 वाली इसमें आएगी। क्या इसमें 4 वाली आएगी? नहीं आएगी। 4 वाली किसमें आएगी? इसमें आएगी। फिर से ध्यान से सुन लेना, ये जो ऊपरी सीमा है तुम्हारे वर्गीकृत श्रेणी की, अगर 2 तुम्हें गिनना हो तो इसके अंदर मत गिनना, 2 गिनना हो तो इसके अंदर 4 मत गिनना। 4 किसके अंदर गिनोगे? इसके, यानी इसमें कहां तक गिनोगे? 1 तक। इसमें कहां तक गिनोगे? 3 तक। इसमें 5 तक। तो गिन लेते हैं। अब 2 से 4 तक, यानी 3, 2 और 3 दोनों आ रही है, कितनी बार है? 2 बार है। अब 4 से 6 तक, तो 4 और 5 आ रही है, 2 तो ये 3 ये, कितने हुए? 2 3 5 बार आई संख्या। 6 से 8 तक कितनी आई? तो 6 से 8 तक 6 और 7,
2 बार आई। 8 से 10 तक तो 8 और 9 2 बार आई। और 10 से 12 तक देखो यहां अकेला 10 आया है, ये 10 से 12 तक में आएगा, कितनी बार आया? एक बार आया। कुछ नहीं किया, हमने उसको छोटे रूप में लिख दिया। हमने ये लिख दिया कि 0 से लेकर 2 तक संख्या इसमें केवल 1 है, 2 से लेकर 4 तक की संख्या इसमें केवल 2 है, और सबसे ज्यादा जो 4 से लेकर 5 तक 6 तक की जो संख्या है वो 5 है। अब इन तीनों उदाहरणों के माध्यम से मैं तुम्हें चीजें समझाता हूं जो आसानी से समझ में आ जाएगी। अभी तक अपन 10वीं के स्टैंडर्ड में नहीं आए हैं। इस प्रकार का सवाल आ जाए या इस प्रकार का सवाल आ जाए या इस प्रकार का सवाल आ जाए और तुम्हें कुछ भी पूछ ले, तुम आसानी से बता सकते हो। क्या क्या पूछ सकते हो? वो पूछ सकते हैं माध्य ज्ञात करो, पूछ सकते हैं बहुलक बताओ, और माध्य का भी पूछ सकते हैं। अब बताओ, माध्य ज्ञात करना ऐसा प्रश्न है, क्या करोगे? इन सब को जोड़ के जितने पद है उसका भाग करो, माध्य आ जाएगा। इसके बाद अगर ऐसा आया तो क्या करोगे? इन दोनों को गुणा करके यहां लिखोगे, फिर इसको जोड़ दोगे। इसको जोड़ने के बाद इसको भी जोड़ दोगे, एफ को। एफ क्या है? मैंने बताया एफ का मतलब जो जितनी बार आए, बारंबारता, फ्रीक्वेंसी, यानी ये लाइन तुम्हें ये बताती है कि 3 कितनी बार आया, 2 कितनी बार आया। इन सबको जोड़ दोगे तो ये कितने पद है पता चल जाएगा। इसको जोड़ के भाग दे दोगे। फिर इसमें क्या करना है? इसमें तुम्हें एक्स ज्ञात करना पड़ेगा, जो मैं आगे बताऊंगा, ये बाद में बताऊंगा क्योंकि मुझे तीनों विधियां बतानी है। माध्य का मतलब औसत ज्ञात करना, औसत का मतलब इन सबको जोड़ के जितने पद है उसका भाग देना। अब बात करते हैं अपन संख्याओं का योग बटेवा संख्या पर। सीधे प्रश्न में ये सूत्र भी पूछा जा सकता है, और ऐसे नहीं, ऐसे भी पूछ सकते हैं वो, सिग्मा एफ एक्स बटेवा सिग्मा एफ। फिर ध्यान रखना, एफ की जगह अगर एनपी आ जाए तो भी अपना सही होगा। अब बहुलक की बात करते हैं। बहुलक का मतलब क्या होता है? मैंने बहुलक का मतलब है जो ज्यादा बार आए। मुझे बताओ, इसमें देख के बताओ कि कौन सा हिसाब जो जीवन में ज्यादा आया है, देख के बताओ। ये 1 2 4 5 6 7 6 8 9 10 5 4 7 3 2 3 5। मुझे लग रहा है कि ये 5 जो है सबसे ज्यादा बार आया। 5 क्या है? सबसे ज्यादा बार आया। तो अपना बहुलक क्या होगा? 5। अब बताओ, इसको हल करने में समय लगा क्या? घबराने की जरूरत है क्या? बस इसको तुम्हें क्या सोचना है, ऐसे जब प्रश्न आ जाए तुम्हारे सामने तो केवल ये देखना है कि जो ज्यादा बार कौन आ रहा है। जो ज्यादा बार आए हैं वो बहुलक। बहुलक का मतलब जो बहुत बार आया है वो क्या हो जाएगा? तुम्हारा बहुलक हो जाएगा। तो बहुलक याद करना आसान है ना? क्या पता होना चाहिए? केवल अपने को इसका मतलब पता होना चाहिए कि जो ज्यादा बार आए, वो हमारा क्या हो जाएगा? बहुलक हो जाएगा। अब ऐसा प्रश्न आ जाए और हमें उसको माध्यिका पूछ ले, क्या पूछ ले? माध्यिका। और माध्यिका का मतलब अगर हमें समझ में आ गया तो हम आसानी से बता पाएंगे कि इसमें माध्य क्या होगा। माध्यिका का मतलब क्या है? जो बीच में है, जो पद बीच में है। बीच में का मतलब बीचों बीच में, आधे इधर है आधे इधर है, तो इन सब में बीच में कौन है? देखो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 पद है टोटली। तो 6 इधर हो जाए, 6 इधर हो जाए तो एक बीच में रह जाएगा। परंतु ये तरीका गलत है, ऐसे नहीं करना है। बीच में है तो हमें सबसे पहले इसको क्रम वाइज जमाना है। क्या करना है? क्रम वाइज जमाना है। कैसे जमाएंगे? मैं यहां लिख दूं, 1 के बाद कौन आएगा? 2 के बाद कौन आएगा? 3 के बाद 4। पर पता रखना 4 2 बार आया है तो 2 बार लिखेंगे 4। फिर 5 कितनी बार आया है? 3 बार, तो 5 3 बार लिखेंगे। दिख रहा है कैसे? मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, मैं इसको मिटा के लिख देता हूं यहां। ये बहुलक लिख रहा हूं मैं, सॉरी माध्यिका समझा रहा हूं मैं। माध्यिका ज्ञात करने के लिए ऐसे प्रश्न में हमें सबसे पहले क्रम वाइज जमाना पड़ता है। तो सबसे छोटे को आगे रखना है। 2 काम करने का, तो आरोही क्रम में लिखिए या अवरोही क्रम में लिखिए। तो सिंपल सी बात है, हम शुरू से ही करते हैं तो हमें आरोही क्रम में लिखना है, अवरोही क्रम में नहीं भूलना है। तो सबसे छोटा आगे, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे भी बड़ा। 4 2 बार है 2 बार लिख दो। 5 3 बार है तो 3 बार लिख दो। और 6 हमारे 1 बार है तो 1 बार लिख दो। अब 7 भी 1 बार है, 8 भी 1 बार है, 9 भी 1 बार है, 10 भी 1 बार है।
गलती मत करना, फिर से गिन लेना संख्याओं को, अपन ने सही लिखा नहीं लिखा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 ही पद हो गए। हमने इसको क्या किया, क्रम वाइज लिख दिया। किसमें लिखना है, माध्यिका ज्ञात करना है। किसमें लिखना है, माध्यिका ज्ञात करना है। कोई सूत्र याद रखने की जरूरत नहीं है, माध्यिका का सूत्र हमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है, इसलिए जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ वो सिंपल सी ट्रिक है, याद रखने की जरूरत ही नहीं है। क्या ट्रिक है, आधे इधर कर लो आधे इधर कर लो, 13 पद है, 13 पद है तो 6 इधर 6 उधर, तो 1 2 3 4 5 6, 6 यहां तक हो रहे, 6 इधर भी कर लो, 1 2 3 4 5 6, ये एक तरफ, यानी आधे उधर हो गए आधे इधर हो गए, बीच में कौन बचा, 5। तो ये बीच वाला जो पद है हमारा क्या कहलाएगा, माध्यिका कहलाएगा। माध्यिका समझ में आया, कितना सरल है, आधे पद को उधर करना है आधे पद को इधर करना है, और बीच वाला पद क्या है, हमारी माध्यिका है। अब इसमें सूत्र क्या है, सूत्र ये है, अगर आप सूत्र से हल करोगे तो सूत्र ये आएगा, दो सूत्र है, विषम संख्या का सूत्र अलग है, विषम पदों का सूत्र अलग है, और सम पदों का सूत्र अलग है। विषम पदों का सूत्र क्या है, n प्लस 1/2। n क्या है, n पद है, टोटल कितने हैं 13, तो n की जगह कितना लिख देंगे, 13 लिख देंगे, उसमें 1 जोड़ देंगे और 2 का भाग देंगे, तो 1 जोड़ा 13 में 1 जोड़ा कितने हो गए 14, 14 में 2 का भाग दिया कितना है 7, 7 उत्तर नहीं है, ध्यान रखना, सातवां पद, सातवां पद है। अब इसमें गिन लो तुम, सातवां पद कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7, आ गया ना अपना उत्तर। तो क्या ये सूत्र याद रखने की जरूरत है, केवल हमें आधे इधर करने हैं और आधे इधर करने हैं, बीच में जो पद आएगा हमारा क्या कहलाएगा, माध्यिका कहलाएगा। और सूत्र भी याद रखना इसलिए क्योंकि एबीसीडी में अगर पूछ लिया तो तुम्हारे नंबर कट जाएंगे। उसने पूछ लिया कि माध्यिका के विषम पद है, बताओ उसका सूत्र क्या है, या सूत्र बताओ, माध्यिका के याद करने का सूत्र बताओ, तुम्हें याद रखना है। और याद नहीं रहे तो ऐसे कर लेना, विषम पदों में 1 जोड़ा जाता है और फिर उसमें 2 का भाग का मतलब आधे आधे करने हैं, तो n प्लस 1/2, ये तो बात हो गई विषम की। अब अगर सम पद हो तो कैसे करेंगे, सम पदों में 2 सूत्र याद रखने होते हैं, क्या, n/2वां पद, और क्या है n/2 प्लस 1वां पद। कैसे, जैसे माना कि यहां पद जो होते हैं, मैं मिटा देता हूं, पद माना कि 10 ही, सॉरी यहां 13 हो रहे हैं, माना कि 12 ही, कितने हैं 12 है, मैं मिटा देता हूं, ये यहां तक ही मान लो। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पद ही, 12 समय की समय ना। तो अब ध्यान रखना, अपने को आधे आधे करने हो तो कैसे करेंगे, 12 पद है, 6 इधर करेंगे 6 इधर करेंगे, बीच में कोई रहेगा ही नहीं, तो हमें क्या करना है, हमें 12 में से 2 घटा देने हैं, या फिर ऐसे मत करो, आधे आधे कैसे होते हैं, तो ऐसा करो 5 इधर कर लो, 1 2 3 4 5, ये 5 इधर कर लिए, 3 4 5, ये 5 इधर कर लिए। अब क्या हुआ, बीच में 2 पद बच गए। पिछले वाले में जब अपन ने हल किया था तो बीच में एक ही पद बच रहा था, बीच में बच रहा था, इसलिए वो माध्यिका है। अब हमारी इस बार हमारे ये जो है 2 पद बच चुके हैं, तो सामान्य सी बात है, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो, 2 पद है ना, कौन सा है 5 और दूसरा भी 5, इन दोनों को जोड़ा 2 का भाग दिया, 2 का भाग दिया तो 10 हो गए, 10 में 2 का भाग दिया कितना है 5 है, यानी तुम्हारी माध्यिका कितनी होगी 5। फिर से एक बार समझ लो, अगर तुम्हारे पास ऐसे कोई पद लिखे हुए हो जिनकी संख्या सम हो तो कैसे ज्ञात करना है, संख्या सम होने पर तुम्हें जैसे कोई संख्या पद लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, यही समझा देता हूं मैं, 8, ये टोटली 8 पद है, ऐसे लिखे हुए, मान लो ये पद है। माध्यिका का मतलब बीच वाले पद, तो 3 इधर हो जाएंगे 3 इधर हो जाएंगे, बीच में तो 2 रह रहे हैं, तो कोई बात नहीं, हम एक ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे, इन दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे, बीच वाला निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, 4 प्लस 5, दोनों को जोड़ा 2 का भाग दिया, 9 है, 9 में 2 का भाग दिया 4.5 है, तो हमारा माध्यिका, हमारी जो माध्यिका है वो कितनी होगी, वो होगी 4.5। ये तुम्हारा सही उत्तर होगा। सूत्र क्या है, सूत्र से भी ज्ञात करते हैं, सूत्र है n/2 पद वे n/2 प्लस 1वां पद, इन सब में 2 का भाग। कैसे, अब सूत्र से ज्ञात करते हैं। n का मतलब क्या है, n का मतलब पद है, और कितने पद है 8 पद है, लिख दूं मैं n की जगह 8/2, फिर
इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, इस पद को और इस पद को। ये प्लस n बटेवा 2 प्लस 1, तो n कितना है 8 बटेवा 2, इसमें कितना जोड़ना है 1, बटेवे में क्या लिखना है 2। अब इसको आगे हल करते हैं। 8 में 2 का भाग दिया कितना है 4, यानी चौथा पद, 8 में चौथा पद, और 8 में 2 का भाग दिया 4, 4 में 1 जोड़ा कौन सा पांचवा पद, बटेवे में क्यों है 2 है। यहां 4 और 5 को नहीं जोड़ना है, यहां 4 प्लस 5 को नहीं जोड़ना है। वैसे तुम्हारी किस्मत से उत्तर इनको जोड़ने से ही आएंगे, पर ध्यान रखना ये पद है, पद मतलब चौथे नंबर पे कौन आ रहा है, चौथे नंबर पे 4 आ रहा है, योग से चौथे नंबर पे क्या आ रहा है 4, तो यहाँ 4 जोड़ना है, और पांचवें नंबर पे 5 आ रहा है, इसलिए यहाँ 5 जोड़ना है। बाकी दूसरे प्रश्नों में गलती मत करना। अगर भाई दुआ में मान लेता यहाँ कि यहां आ जाते 6, ऐसे आ जाता ये, तो क्या करते तुम, अब तुम्हें यहां ये नहीं, तुम्हें क्या लिखना है चौथा पद, चौथा पद कौन सा है 4 है, पांचवा पद कौन सा है 6, इसमें क्या जोड़ना है 2 जोड़ना है, इसमें दोनों को जोड़ना है और 2 का भाग देना है। 4 और 6 कितने हुए 10, 10 में 2 का भाग दिया कितना है 5, ये तुम्हारे सही आंसर है। समझ में नहीं आया कैसे बताओ। मैं संख्या लिखता हूं, छोटा सा उदाहरण से समझा दूं। मैं संख्या लिखता हूं 12 13 10 10 16 18 और 15। ये सम के लिए बता रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 सम संख्या है। कैसे याद करेंगे अपने हिसाब से, ट्रिक से, तो आधे इधर कर लो आधे उधर कर लो, आधे आधे करेंगे तो 2 इधर है 2 इधर हो जाएंगे, बीच में ये दोनों रह जाएंगे, इन दोनों को जोड़ो 13 प्लस 16, इन दोनों को जोड़ो, किसका भाग दे दो 2 का भाग दे, 13 और 16 को जोड़ा तो 29 हो गए, कितने हो रहे 29, और 29 में किसका भाग देंगे 2 का। उत्तर क्या आ जाएंगे अपने पास, उत्तर आ जाएंगे 14.5। सिंपल सा तरीका है। इसी तरीके को सूत्र के माध्यम से कैसे हल करते हैं मैं ये बता। सूत्र क्या है फिर से, n बटेवा 2 वा पद प्लस n बटेवा 2 प्लस 1 वा पद, इन सब में किसका भाग देना 2 का। वही बात जो यहां लिखी होगी वही आएगी। n यानी कितने पद है 6 पद है, 6 में 2 का भाग देंगे, प्लस n क्या है 6, 2 का भाग देंगे 1 जोड़ेंगे, और फिर बटे में 2 का भाग देंगे। 6 में 2 का भाग दिया 3 आए, 3वां पद, ध्यान रखना ये पद है, और 6 में 2 का भाग दिया 3 आया, 3 में 1 जोड़ा 4वां पद, संख्या नहीं पद। अब देखो तीसरा पद कौन सा है, तीसरा पद क्या है 13, तीसरे पद की जगह में क्या लिखूंगा 13। चौथा पद कौन सा है 16, तो चौथा पद की जगह में क्या लिखूंगा 16, किसका भाग देना 2 का। अगर 2 का भाग देंगे इन दोनों को जोड़ के तो 29 हो जाएंगे, और 29 में 2 का भाग देंगे तो अपने उत्तर आ जाएंगे 14.5। बताओ इतना अगर इस सरल तरीके से करने में ज्यादा समय लग रहा है या इस तरीके से करने में ज्यादा समय लग रहा है। बिल्कुल आसान सी बात है, जो आधे इधर कर लो आधे इधर कर लो, पर कब करना है उनको क्रम वाइज जमाने के बाद करना है। अगर आपने क्रम वाइज नहीं जमाया तो फिर तुम्हारे जो प्रश्न है वो गलत हो जाएगा, हल जो है तुम्हारा गलत हो जाएगा। फिर भी सूत्र याद रखना है। क्यों याद रखना है, क्योंकि हो सकता है कि अब की बार परीक्षा में तुम्हें सीधा सूत्र ही पूछ ले कि माध्यिका ज्ञात करने का सूत्र बताइए। अगर पद विषम सम हो तो, पद सम हो तो, पद सम हो तो ये सूत्र है सम पदों के लिए, और विषम हो तो n प्लस 1 बटेवा 2, n प्लस 1 बटेवा 2 वह पद। ध्यान रखना ये पद मत भूलना। ये जो सूत्र है किसके लिए है, ये सूत्र तुम्हारे हैं विषम पदों के लिए, विषम पदों के लिए। चीजें समझ में आ गई। माध्य ज्ञात करना, इन सबको जोड़ के संख्या का भाग देना। बहुलक याद करना, जो ज्यादा बारह है, बहुलक तो आसान है, जो ज्यादा बारह है वो तुम्हारा बहुलक है। नाम से याद रखो कि बहुलक यानी जो बहुत ज्यादा बारह है। और माध्यिका ज्ञात करना, इतना समय मैंने माध्यिका में इसलिए लगाया कि तुम गलत नहीं कर दो। माध्यिका ज्ञात करने का मतलब सबसे पहले उन आंकड़ों को क्रम वाइज जमाओ, उसके बाद उनमें बीच वाला पद देख लो, बीच वाला पद कौन सा है वो तुम्हारी माध्यिका होगा। ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब अगर ऐसा कोई प्रश्न आया तुम्हारे सामने, ऐसा लिख दिया, तुम्हें बहुलक पूछ लिया, तुम्हें माध्य पूछ लिया, या तुम्हें माध्यिका पूछ लिया, तो शायद मेरे हिसाब से तुम उस प्रश्न को गलत नहीं करोगे परीक्षा में। पर प्रश्न अगर ऐसे आ गया तो बिल्कुल सरल है, ऐसे आ गया तो इतना सरल प्रश्न इस प्रश्नावली में नहीं है।
अगर इस टाइप से आ जाता, ऐसे नहीं आता है और इस टाइप से आ जाता है, तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें तो इस एफ वाली लाइन में देखना है। एफ वाली लाइन का मतलब है कि कौन सा पद, कौन सी संख्या कितनी बार आई है जो लिखा हुआ है। एक एक बार आया, दो एक बार आया, तीन एक बार आया, चार दो बार आया, पांच तीन बार आया। तो तीन बार सबसे ज्यादा बार कौन आया? सबसे ज्यादा बार आया तुम्हारा पांच। कौन आया? पांच। अगर ऐसा प्रश्न आ जाता है और तुम्हें अगर बहुलक ज्ञात करना होता है, तो सीधी सी बात है, तुम एफ वाली लाइन, एफ वाली यानी बारंबारता वाली लाइन देखना। बारंबारता वाली लाइन में जो सबसे ज्यादा है उसके सामने वाली संख्या तुम्हारा उत्तर होगा। तो यहां पांच तुम्हारा बहुलक होगा। क्यों होगा? क्योंकि वो कितनी बार आया है? तीन बार, जो इसमें सबसे ज्यादा है। एक चीज और ध्यान रखना कि बहुलक दो से एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं। तीन यहाँ आया, तीन यहाँ भी आ जाएंगे, तो तुम क्या करोगे उसमें तुम्हारा बहुलक पांच भी होगा और छह भी होगा। कैसे? जैसे यहाँ अगर तीन होते हैं, तो अब तो देखो सबसे ज्यादा कौन है? सबसे ज्यादा कोई नहीं है। ये भी तीन बार आया, ये भी तीन बार आया, तो इस समय बहुलक तुम्हारे दो बहुलक होंगे, एक तो होगा पांच, एक होगा छह। यानी बहुलक एक से ज्यादा बार भी आ सकते हैं, एक से ज्यादा बार भी आ सकते हैं। फिर अगर तुम्हें बहुलक समझ में आ गया होगा, ऐसा लिखा हुआ है, बहुलक में कुछ नहीं करना है, एफ वाली लाइन में देखना है, जो सबसे ज्यादा बार आया वो तुम्हारा उत्तर। गलती मत करना, तुम कहीं उत्तर तीन मत लिख देना, तीन सही उत्तर नहीं है। तीन तो ये कह रहा है कि पांच तीन बार आया, जो आया ना वो तुम्हारे उत्तर है, तो तीन उत्तर नहीं है, उत्तर क्या है? पांच। तीन केवल ये बता रहा है कि पांच भाई साहब तीन बार जीवन आया है, इसलिए ये तुम्हारा बहुलक है। अब अगर इसी प्रश्न में तुम्हें माध्यिका ज्ञात करनी हो, तो माध्यिका ज्ञात करने में तुम्हें संचय बारंबारता ज्ञात करनी होगी, और संचय जो एक बारंबार आगे कॉलम बनाना होगा वो मैं तुम्हें आगे बताऊंगा कि संचय बारंबारता कैसे ज्ञात करते हैं, और उसके बाद माध्यिका। अब तुम्हें जो प्रश्न है वो समझना, मेजर चीजें जो समझनी है वो ये है, तुम्हारे पास जो प्रश्न आएंगे बड़े वाले प्रश्न, ये तो मैं कह रहा हूं एक दो नंबर के प्रश्न हैं, बड़े वाले प्रश्नों को कैसे करना है। इस प्रश्नावली में जो मेन चीज है अभी शुरू वाले हैं, तुम्हारे जो बड़े प्रश्न आएंगे वो सभी वर्गीकृत टाइप के आएंगे। वर्गीकृत का मतलब ऐसे तुम्हारे पास अतराल लिखा होगा, उसके बाद तुम्हारे पास एफ लिखा होगा, उसके बाद तुम्हें सवाल हल करने हैं। बड़े प्रश्नों की जो संख्या रहेगी वो दो या तीन चार जितने भी आए वो इसी टाइप के प्रश्न आएंगे। इससे पहले जो मैंने तुम्हें बताया वो सब बेसिक जानकारी थी, छोटे छोटे प्रश्न आएंगे, एक या दो नंबर के प्रश्न आएंगे जो तुम आराम से समझ कर सकते हो। अगर समझ में नहीं आया तो उस वीडियो को रिवाइज करके देख सकते हो। अब इसको कैसे हल करें? माध्य ज्ञात करेंगे, बहुलक भी ज्ञात करेंगे, माध्य का भी ज्ञात करेंगे, परंतु आज अभी अपन जो है माध्य को कंप्लीट करेंगे। माध्य ज्ञात करने की आप सबको पता है, माध्य ज्ञात करने की तीन विधियां होती हैं। पहली प्रत्यक्ष विधि, दूसरी कल्पित विधि, तीसरी पद विचलन विधि। इन तीन विधियों में से आप किसी भी विधि से माध्य ज्ञात कर सकते हो। इस विधि के बारे में थोड़ा बहुत मैंने पहले ही बता दिया था। इस विधि में मैं ये भी बताऊंगा तुम्हें कि किस विधि से तुम्हारा सवाल कुछ ही सेकंडों में हल हो जाएगा, तुम्हें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर अगर प्रश्न में लिखा आ जाए कि आप प्रत्यक्ष विधि से करो, कल्पित विधि से करो या पग विचलन विधि से करो, तो फिर तुम्हें उसी विधि से करने होंगे। प्रत्यक्ष विधि का सूत्र क्या है? अपन लिखते हैं x बार बराबर सिग्मा fx बटेवा सिग्मा f। कल्पित विधि का क्या है? x बार बराबर a प्लस सिग्मा fd बटेवा सिग्मा f। पद विचलन विधि का क्या है? x बार बराबर a प्लस सिग्मा fu बटेवा सिग्मा f इंटू h। तीनों सूत्र याद कर लेना। एक नंबर का प्रश्न तो इन्हीं में से पूछ सकते हैं कि बताइए इसमें से कल्पित विधि का सूत्र कौन सा है, या फिर एक नंबर का प्रश्न ऐसे भी पूछ सकते हैं कि कल्पित विधि का सूत्र लिखिए। तो तीनों सूत्र याद कर लेना। क्या है? सरल सी बात है, सिग्मा fx बटेवा सिग्मा f, सिग्मा a प्लस सिग्मा fd बटेवा सिग्मा f, a प्लस सिग्मा fu बटेवा सिग्मा f इंटू h। नीचे हमेशा सिग्मा f ही आएगा, सिग्मा f ही आएगा, सिग्मा f ही आएगा। f की जगह ध्यान रखना, मैंने पहले भी बताया था n भी आ सकता है। अगर n आए तो भी सही है और f आए तो भी सही है। अब इस किसी भी सवाल को माध्य ज्ञात करने के लिए किसी भी सवाल को तीनों तरीकों से कर सकते हो, और तीनों ही तरीकों से करने पर उसके एक ही उत्तर आएंगे, एक जैसे ही उत्तर आएंगे। अभी आपके सामने इस सवाल को अपन हल करके देखेंगे तीनों विधि से। सबसे पहले हमारे पास ये f दिया हुआ रहेगा बारंबारता,
हमें ऐसे सवालों में x नहीं होगा, x हमें ज्ञात करना पड़ेगा, x हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो हमें यहां कॉलम बनाएंगे x वाला। क्यों ज्ञात करना पड़ेगा? कोई सी भी विधि से ज्ञात करो, हमें सबसे पहले क्या ज्ञात करना पड़ेगा? x ज्ञात करना पड़ेगा। बिना x ज्ञात किए माध्य ज्ञात नहीं कर सकते। x क्या है? x का सूत्र तो होता है, वैसे x ज्ञात करने का सूत्र होता है निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा बटे वातो। इसमें नहीं पढ़ना है, याद नहीं रहेगा। क्या करना है? इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग देना है। सबने ऐसे बताया होगा कि इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग देना है। मैं क्या बता रहा हूं? इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग देना। ऐसा क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आगे सवाल आएंगे जहां अंतर रहेगा तो तुम वहां गलती कर सकते हो। तुम्हें तो क्या करना है? इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग देना है। इन दोनों को जोड़ो, 0 और 2 को जोड़ा, कितना आया? 2। 2 में 2 का भाग दिया, कितना आया? 1। एक सरल सी बात मैं बताऊं, x का मतलब इन दोनों के बीच की संख्या है। x का मतलब क्या है? इन दोनों के बीच की संख्या। 0 और 2 के बीच में कौन आता है? 0 और 2 के बीच में 1 आता है। इसलिए अपन ने क्या लिख दिया? 1। एक बार कितना भी बड़ा सवाल हो, ये तो छोटा सवाल है, तुम्हें दिख जाएगा यहाँ कि 4 और 6 के बीच में 5 आता है, 6 और 7 8 के बीच में 7 आता है। कितना भी बड़ा सवाल आ जाए, यहाँ 1000 1500 2000 2500 ऐसे आ जाए, तो भी तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। इन दोनों को जोड़ के या इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद मैं बताता हूँ क्या करना है। हमने एक बार तो एक दोनों को जोड़ के निकाल लिया एक साथ, उसके बाद तुम्हें जोड़ना नहीं है बार बार, इतना समय नहीं है तुम्हारे पास। क्या करना है? अंतर कितने का? 2 का अंतर, 2 का अंतर, 2 का अंतर, 2 का अंतर, सब में 2 का अंतर है, बस 2 जोड़ते जाओ। 1 में 2 जोड़ा 3, 3 में 2 जोड़ा 5, 5 में 2 जोड़ा 7, 7 में 2 जोड़ा 9, 9 में 2 जोड़ा 11, 11 में 2 जोड़ा 13। हो गया? बस x लिखना आसान है, बार बार जोड़ना और 2 का भाग नहीं देना है। क्या करना है? एक बार इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग देना है, कितनी भी बड़ी संख्या हो। उसके बाद जितना अंतर है जोड़ते जाओ। ऐसा कब करना है? जब यहां ये दोनों सेम हो, ऐसे हो, या इनके बीच में अंतर बराबर हो। 2 का अंतर, 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 सब में 2 का अंतर हो तब। ऐसा नहीं कि यहाँ 2 का अंतर या 5 का अंतर और आप यहाँ 2 के 2 जोड़ते जा रहे हो, ऐसा गलत हो जाएगा। तो मैं क्या करना है? जितना अंतर है एक बार लिखना है, फिर उसको जोड़ते हुए चलना है। x लिख दिया। अब आप कौन सी विधि से? सबसे पहले प्रत्यक्ष विधि से करोगे। तो प्रत्यक्ष विधि से ज्ञात करने का सूत्र क्या है? f और x, यानी f और x को क्या करना है? गुणा करना है। यहाँ इनके बीच में, दोनों के बीच में क्या हो रहा है? गुणा हो रहा है। तो f और x को अपन गुणा करेंगे। गुणा करने के लिए कॉलम बनाना पड़ेगा ना। ये कॉलम बनाया f और x, इसका मतलब f और x को गुणा करना सामान्य सी बात है। ये f है, ये x, a को 1 से गुणा किया 1, 2 को 3 से किया 3 दूनी 6, और 5 को 1 से किया 5, 5 को 7 से किया 7 पंजे 35, 9 को 6 से किया 9 छंग 54, और 11 को 2 से किया 11 दूना 22, और 13 को 3 से किया 13 तिया 39। ध्यान रखना, अगर गुणे में गलती हुई ना तो अपना पूरा का पूरा सवाल गलत हो जाएगा। फिर से जोड़ लेना, गलती हो सकती है। 1 को 1 से किया, 2 को 3 से किया 6 5 7 पंजे 35, 9 छंग 54, 11 दूना 22, और 13 तिया 39। हो गया? f और x गुना अभी खत्म नहीं हुआ है। f और x को गुणे में लिखने के बाद सूत्र क्या कह रहा है कि भाई मुझे तो जोड़ चाहिए, जोड़। सिग्मा का मतलब क्या होता है? जोड़ होता है, तो जोड़ चाहिए, हम इसको जोड़ेंगे। सिग्मा f और x को जोड़ा, जोड़ो। 1 बचे 7, 7 5 12, 12 5 17, 17 4 21, 21 2 23, 23 9 32, 32 का 2 हासिल का 3, 3 3 6, 6 5 11, 11 2 13, 13 3 16। ये तुम्हारे जोड़ हो गए। जोड़ चेक कर लेना, गलती हो सकती है। अब f को जोड़ना है, इसको भी f नहीं चाहिए, सिग्मा f चाहिए, यानी जुड़ा हुआ f चाहिए। जोड़ो। 1 2 3, 3 1 4, 4 5 9, 9 6 15, 15 2 17, 17 20 हो रहा है। सिग्मा f का मान आ गया, सिग्मा fx का मान आ गया। अब सूत्र में मान रखना है, क्या करना है? x बार। एक चीज और ध्यान रखना, जब भी प्रश्न को हल करो ऐसे स्टेप बाय स्टेप हल करना है। सूत्र लिखना है x बार बराबर सिग्मा fx का मान कितना है? सिग्मा fx का मान है 162, सिग्मा f का मान कितना है? 20। सामान्य सी बात है। अब तुम्हें 20 का पावड़ा नहीं बोलना है, भाग देना है, 2 से काट दो। 162 को 2 से काटोगे तो ये आ जाएगा 8 दूनी 16, और 8 एकम 8, 2 को इससे काटोगे 10। अब 10 का भाग देना बिल्कुल आसान है, क्या आ जाएगा? 8.1। जितने जीरो है उतनी संख्या के बाद दशमलव लगा दो, तो क्या उत्तर आया तुम्हारे पास? 8.1। ये तुम्हारा क्या है? ये प्रत्यक्ष विधि से ज्ञात किया हुआ माध्य है। अब अगर हम इन विधियों से ज्ञात करेंगे और 8.1 अपने उत्तर आते हैं तो इसका मतलब अपन सही कर रहे हैं। अगर नहीं आते तो इसका मतलब अपन गलत कर रहे हैं, कहेंगे जोड़ने में, गुणा करने में, भाग देने में गलती हुई है अपने से। अब करते हैं इस विधि से। इस विधि से आपको सबने पढ़ाया होगा, परंतु ये विधि जो कल्पित विधि है
इसमें केवल एक चीज का ध्यान रखना है कि किसी भी एक संख्या को हमें a मानना है। किसी भी एक को कैसे मान ले सर, किसमें से माने, पता ही नहीं चल रहा है। हमेशा a जो माना जाता है वो x वाली लाइन से माना जाता है। ये दोनों लाइन अपने केवल माध्य ज्ञात x ज्ञात करने की आती है, यानी बीच वाली संख्या यहाँ लिख दी अपन ने। अब a कैसे मानेंगे, a मानने के लिए x वाली लाइन में ढूंढना है। कौन सी लाइन में ढूंढना है, x वाली लाइन में। x वाली लाइन में इतनी सारी संख्या है, किसको a माने, बीच वाली को मानना है। बीच वाली दो तो किसी एक को मान लो। अगर बीच में दो संख्या आ जाए, जैसे आधी इधर हो जाए आधी इधर हो जाए, बीच में दो रह जाए, तो क्या करना है, किसी भी एक को मान लो, तुम्हारा उत्तर सही होगा। जैसे इधर देखें, 3 इधर 3 इधर, बीच में कौन आ रहा है, 7, तो a बराबर कितना आ जाएगा अपने पास, 7। बस इतना सा ध्यान रखना है, जहां हमने a माना वो 7 है। अब हमें ज्ञात करना है सूत्र के अनुसार d ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, d ज्ञात करना है। ध्यान रखना, d ज्ञात करने का सूत्र है, क्या है, x माइनस a। x माइनस a मैं बता रहा हूं, याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं ऐसा तरीका बताऊंगा जो तुम बिना x ये सूत्र निकाले ही ज्ञात कर लोगे। जहां a माना, x माइनस a, x क्या है, ये है, a क्या है, ये है, यानी 7 में से 7 गए, क्या बचा, 0। अब 5 में से 7 गए, माइनस का 2, 3 में से 7 गए, माइनस का 4, 1 में से 7 गए, माइनस का 6। ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगी, ऐसे तो हम निकाल नहीं पाएंगे, इतने सूत्र याद नहीं रख पाएंगे। तो क्या करें, मैं बताता हूं। जहां a माना है, d वाले कॉलम में 0 लिख दो। जिस x वाले कॉलम में जहां आपने a माना है, d वाले कॉलम में उस a के सामने क्या लिखना है, 0 लिखना है। उसके बाद याद रखना, उसके बाद ऊपर माइनस का पावड़ा, नीचे प्लस का पावड़ा। कोई सा भी प्रश्न आ जाए, ऊपर माइनस का पावड़ा, नीचे प्लस का पावड़ा। पावड़ा किसका सर, हजारों पावड़े किसका बोले, जितने का अंतर है। कितने का अंतर है, 2 का अंतर है ना, तो 2 का पावड़ा ऊपर लिख दो, 2 का पावड़ा नीचे लिख दो। कोई सूत्र लगाने की जरूरत नहीं है। 2 का पावड़ा ऊपर लिखेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। ऊपर किसका लिखेंगे, माइनस का पावड़ा, नीचे किसका लिखेंगे, प्लस का पावड़ा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 हो गया काम। क्या ज्ञात किया अपन ने, डी। और कैसे ज्ञात किया, जहां a माना उसके सामने लिखना 0 और ऊपर माइनस का पावड़ा, नीचे प्लस का पावड़ा, और कुछ नहीं करना है। पावड़ा कौन सा बोलना है, जितने का अंतर है। 2 का अंतर है तो 2 का पावड़ा, 3 का अंतर है 3 का पावड़ा, 5 का अंतर तो 5 का पावड़ा। जितने का अंतर है उसका पावड़ा बोलना है। ठीक है, डी ज्ञात करना आसान हो गया। अब क्या ज्ञात करेंगे, एफ और डी, क्योंकि सूत्र क्या कह रहा है, एफ डी चाहिए। किसमें चाहिए, गुणे में। हमें कॉलम भी क्या बनाना पड़ेगा, एफ और डी का कॉलम बनाना पड़ेगा। यानी एफ और डी को क्या करना पड़ेगा, गुणा। ध्यान रखना, ये एफ है, ये डी है। 1 और -6 को गुणा करोगे तो माइनस का 6, 2 और -4 को गुणा करोगे तो माइनस का 8, 1 और -2 को गुणा करोगे तो माइनस का 2, 0 और 5 को करोगे तो 0 आएगा। 6 और 2 को गुणा करोगे तो प्लस का 12, 2 और 4 को करोगे तो 8, और 3 और 6 को करोगे तो 6 3 18। सर एफ और डी गुणा हो गए। अब क्या करना है, अब माइनस माइनस वालों को इकट्ठा करना है, प्लस प्लस वालों को इकट्ठा करना है। पंचायती करवानी है। तो ये माइनस वाले हैं भाई साहब, ये प्लस वाले हैं, इन सबको जोड़ दें, इन सबको भी जोड़ दें। 8 और 2 10, 10 और 6 माइनस के 16 हो गए साहब। 12 और 8 20, 20 और 18 38 हो गए। अगर अपने गुणा सही किया, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 6 3 18, हाँ सही। अब अगर अपने सही जोड़ा तो ये संख्या आ जाएगी। अब क्या है, ये संख्या प्लस में है, ये संख्या माइनस में है, साथ नहीं रह सकती। तो ये ज्यादा प्लस वाली है, तो 38 में से 16 गए तो कितने बचे, 38 में से अगर 16 जाते हैं तो हमारे पास बच जाते हैं 22। सिग्मा एफ डी बराबर अपने पास 22 आया है। कितना लिखना है, 22 लिखना है। जोड़ के देख लो, 16 में से 38 में से 16 गए तो 10 गए तो 28, 6 गए तो 22, बिल्कुल सही है। अब क्या करना, अब तो केवल मान रखना है, सब लिखा हुआ है तुम्हारे पास। ए का मान कितना है अपने पास, ए का मान है 7, लिख दो 7। सिग्मा एफ डी का मान कितना है, सिग्मा एफ डी का मान है 22। सिग्मा एफ का मान कितना है, पहले क्या कर रखा है, सिग्मा एफ का मान है हमारे पास 20। सिग्मा एफ का मान क्या है, 20। अब इसको नहीं छेड़ना है, 7 का तो 7 ही रखना है। 20 का भाग 22 में देना है। 20 का भाग 22 में देंगे कितनी बार जाएगा, एक बार, 20 आए, बाकी निकाला, 2 बचे, पॉइंट लगाया और वापस 20 हो गए। 20 का भाग 20 में कितनी बार गया, एक बार। 7 प्लस 1.1, इन दोनों को जोड़ा अपन ने, तो x बार बराबर अपने पास आया 7 और 1 8, 8.1। अब बताओ
अपन ने प्रत्यक्ष विधि से ज्ञात किया तो भी 8.1, अपन ने कल्पित विधि से ज्ञात किया तो भी 8.1। इसका मतलब अपन ने जो सवाल किया वो सही है। किसी भी विधि से ज्ञात करेंगे उत्तर सेम आएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं जो तुम्हें आगे विधि बताने वाला हूं वो विधि तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कितना भी बड़ा प्रश्न आ जाए इस विधि से करना है, पद विचलन विधि, और बहुत ज्यादा सरल और बहुत ज्यादा छोटी। पर अभी तक ये विधि आपको किसी ने बताई नहीं होगी। प्रत्येक प्रश्न माध्य ज्ञात करने का जाए केवल ए वर्गीकृत को छोड़कर, यानी ऐसे अंतराल नहीं आए तो बात रही अलग, परंतु अगर अंतराल आ जाए और तुम्हें माध्य ज्ञात करना हो या कितनी भी बड़ी संख्या हो, घबराना मत, ये संख्या छोटी हो जाएगी। केवल किस विधि से करोगे तुम? पद विचलन विधि से करोगे। पद विचलन विधि का मैं अंतिम चरण चल रहा है, मैं इसको मिला देता हूं। पद विचलन विधि में हमें ए चाहिए, ए तो हमें पता है क्योंकि एक्स वाले कॉलम में जो बीच वाला है ए मान लेंगे, अगर दो आ जाएंगे तो ए किसी को भी मान लेंगे। अब हमें पद विचलन विधि से ज्ञात करना है, हमें चाहिए यू। क्या ज्ञात करना पड़ेगा? यू ज्ञात करना पड़ेगा, और यू ज्ञात करने का सूत्र है x माइनस ए बटेवा एच। सर ये तो लफड़ा कर दिया आपने, तो बहुत बड़ा काम कर दिया, x में से a निकालो फिर h का भाग दो, ये तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। ऐसा नहीं, तुम शांति रहो, अभी मैं बताता हूं, इतना सरल, कोई सा भी प्रश्न आ जाए सरल। जहां हमने a माना उसके सामने क्या लिखना है? 0। जहां हमने a माना उसके सामने क्या लिखना है? 0। उसके बाद कोई सूत्र पे ध्यान नहीं देना है। क्या करना है? ऊपर माइनस की गिनती, नीचे प्लस की गिनती। फिर से सुन लो क्या कहा। जहां हमने a माना है वहां लिखना है 0, फिर ऊपर माइनस की गिनती, नीचे प्लस की गिनती। पावड़ा भी नहीं बोलना है, क्या लिखना है? गिनती, ऊपर माइनस की, नीचे प्लस की। ठीक है, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, 1 2 3। कुछ भी ज्ञात करना पड़ा क्या? ये सब कैसे होगा ध्यान रख लेना, ये बराबर होंगे तो दो दो का अंतर होगा। ऐसा नहीं यहाँ 2 का, यहाँ 5 का, यहाँ 6 का, उस समय ये विधियां काम नहीं करेगी। ये विधियां कहां काम करेगी? और आपके ज्यादातर सवाल ऐसे, कोई एक आधे सवाल को छोड़ देंगे तो सभी सवाल ऐसे ही है, डरने की जरूरत नहीं है। सभी सवालों में अंतर बराबर आता है। तो जब इनमें अंतर बराबर हो तो और तुम्हें यू ज्ञात करना हो तो ए के सामने 0 लिखोगे, ऊपर माइनस की गिनती लिखोगे, नीचे प्लस की गिनती लिखोगे। इतना सा करना है, कुछ नहीं देखना है, न तो तुम्हें बाकी निकालना है, न तुम्हें एच का भाग लेना है। लिख दिया। अब हमें क्या चाहिए? अब हमें एफ और यू चाहिए। एफ और यू दोनों गुणे में चाहिए। एफ यू का कॉलम बनाएंगे, एफ और यू। ध्यान रखना, ये एफ है ये यू है, गुणा करना है। एक को माइनस के 3 से गुणा करेंगे, माइनस का 3, 2 को 2 से गुणा करेंगे, माइनस का 4, 1 को 1 से गुणा करेंगे, माइनस का 1, 0 का 0, 6 को 1 से गुणा करेंगे, 6 कम 6, 2 को 2 से करेंगे 4, 3 को 3 से करेंगे 9। सिंपल सी बात। पद विचलन विधि सबसे सरल विधि है, और आप प्रत्येक प्रश्न इस बार बोर्ड परीक्षा में पद विचलन विधि से करोगे। क्यों? क्योंकि एक के सामने 0 लिखना, ऊपर माइनस की गिनती है, नीचे प्लस की गिनती है, फिर u को 1 से गुणा कर लेना, छोटी सी संख्या बनेगी। अब क्या करना है? माइनस माइनस वालों को इकट्ठा करना है, प्लस प्लस वालों को इकट्ठा करना है। कर लो इकट्ठा, 3 और 4 7, 7 और 1 माइनस का 8, 6 और 4 10, 10 और 9 19। ये माइनस का है, ये प्लस का है। अपने को चाहिए सिग्मा एफ यू। 19 बड़ी संख्या है, 19 में से 9 माइनस का है, घटाना है। कितना बचा अपने पास? अपने पास बचा 11। क्या बचा? 11। बस काम हो गया, सवाल हो गया। क्या है? मैं इसको यहां लिख देता हूं, उधर जगह नहीं है। कौन सी विधि से? इतनी सी जगह में मैं हल कर लूंगा। ए प्लस सिग्मा एफ यू बटेवा सिग्मा एफ इंटू एच। ये सूत्र याद रखना, सूत्र याद नहीं होगा हल नहीं कर पाओगे। अब देखो कितना सरल है, स्टेप बाय स्टेप करना है। ए लिखना है, ए कितना है? 7 है, लिख दिया 7। सिग्मा एफ यू कितना है? सिग्मा एफ यू तो 11 है, लिख दिया 11। सिग्मा एफ कितना है? सिग्मा एफ 20 है, लिख दिया 20। और गुणे में एच, ये तो मैंने बताया नहीं एच क्या होता है। एच होता है इन दोनों के बीच का अंतर। यहां पता नहीं चले, यहां देख लो, इनके बीच का अंतर। सब में 2 2 का अंतर है। यहां x में जितने का अंतर हो या फिर इन दोनों के बीच में जितने का अंतर हो वो हमारा h होता है। तो इन दोनों में, इनमें बीच का अंतर क्या है? 2 है। ठीक है, 7 को 7 ही रखना है, कभी नहीं छेड़ना है। प्लस अब कट रहा है 11 बटेवा 10। 2 को 20 से कटा 10 आगे, यहाँ कुछ नहीं बचा, 1 बचा। अब यहां जोड़ना नहीं, लघुत्तम लेओगे तो फंस जाओगे। 10 का भाग 11 में देना है, 10 का भाग 11 दिया, प्लस 10 का भाग 11 दिया, 1 बार गया, 1 बचा, और पॉइंट लगाया, और यहां हो गया 10, 10 का भाग 10 में दिया, कितनी बार गया? 1 बार।
7 प्लस 1.1, साथ में 1.1 जोड़ दें क्या हो जाएगा 8.1। ये हमारे आंसर है। बताओ तीनों विधियों से हमने सवाल को हल किया, उत्तर एक जैसे आया कि नहीं आया? आया ना? ये तीनों विधि मैंने आपको सिखा दी है। अब आपको केवल जब भी सवाल हल करो, कोई सा भी सवाल हो, इस पद विचलन विधि से करना है। इतना सा सवाल है, इतना सा, बस। कोई ज्यादा जोड़ भाग की गुणा भाग नहीं है। तुम्हें क्या याद करना है? u ज्ञात करना है और f और u को गुणा करना है। u कैसे ज्ञात करोगे? a के सामने 0 लिखोगे, ऊपर माइनस की गिनती, नीचे प्लस की गिनती। a के सामने 0 लिखोगे, ऊपर माइनस की गिनती, नीचे प्लस की गिनती, और f और u को गुणा करके जोड़ना है। तो तुम्हारा ये सवाल माध्य जो है, इस बोर्ड में जो माध्य के जितने भी प्रश्न आएंगे वो सभी बिल्कुल 100% सही हो जाएंगे। इसमें कोई तुम्हारे सवाल गलत नहीं कर सकता। अब एक कोई बड़ा सवाल बेटा, तुम माध्य यथाप्रत आंकड़े, दूसरा अवर्गीकृत, तीसरा वर्गीकृत। तीनों विधियां बता दी है। यथाप्राप्त आंकड़े का मतलब ऐसे ही संख्या कुछ भी दे रखी हो तो कैसे ज्ञात करोगे? आप सबको जोड़ के जितनी संख्या है उसका भाग दे देना, मध्य आ जाएगा। ए वर्गीकृत का मतलब 2 कॉलम बना रखे हैं, वर्ग अंतराल नहीं दे रखा है, तो उन दोनों को गुणा करके एफ का भाग दे देना, तुम्हारे पास मध्य आ जाएगा। वर्गीकृत जो अभी मैंने बताया था, इसको ज्ञात करने के लिए हमारे पास 3 विधियां होती हैं, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित विधि और पद विचलन विधि। लिख देता हूं, प्रत्यक्ष विधि, दूसरी कल्पित विधि, तीसरी पद विचलन विधि। तीनों के सूत्र याद होना चाहिए। क्या है? x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटेवा सिग्मा एफ, एक्स बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी बटेवा सिग्मा एफ, और x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ यू बटेवा सिग्मा एफ इंटू एच। 3 सूत्र आपको याद है, जो मैंने बेसिक जानकारियां बताई वो आपको याद है, तो आप सवाल आसानी से कर पाओगे। क्या क्या जानकारियां बताई? मैंने ये जानकारियां बताई कि अगर आपको माध्य ज्ञात करना है तो सभी संख्याओं को जोड़कर यथास्थिति प्राप्त आंकड़े हो, यानी वर्ग अंतराल नहीं हो, सभी संख्याओं को जोड़कर संख्याओं को जितने पद हैं उसका भाग देना है। संख्याओं का योग बटेवा पदों की संख्या। दूसरी बात मैंने क्या बताई? सभी प्रश्न, वर्गीकृत प्रश्न जितने भी आते हैं, यानी वर्ग अंतराल जितने भी आते हैं, यानी 500 से 1000 तक, 1000 से 1500 तक, 1500 से 2000 तक, या फिर 100 से 150 या 120 से 140 तक, 140 से 160 तक, ऐसे जितने भी प्रश्न आते हैं वो आपको पद विचलन या पद विचलन विधि से करने हैं। पद विचलन विधि से क्यों करना है? क्योंकि बिल्कुल सरल है। कैसे सरल है? u ज्ञात करने के लिए, u ज्ञात करने के लिए a के सामने 0 लिखना है और ऊपर माइनस की गिनती, नीचे प्लस की गिनती। योग ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है? ए के सामने माइनस, ए के सामने 0 लिखना पड़ता है, ऊपर माइनस का 1 2 3, नीचे प्लस का 1 2 3, और उनको f को u से गुणा करना होता है, और फिर इस सूत्र में मान करके तुम्हें हल करना होता है। एक को नहीं छेड़ना है, इसको केवल इसमें भाग देना है, सरल से तुम्हारे उत्तर आ जाएंगे। माध्य तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा, और जितने भी सवाल आएंगे माध्य से संबंधित आने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि इसमें विधिया जाता है। और एक और चीज ध्यान रखना, जब तक प्रश्न में ये नहीं कहते हुए कि आप प्रत्यक्ष से करो, कल्पित से करो, पद विचलन से करो, आप अपनी मर्जी के अनुसार हल कर सकते हो, परंतु सबसे सरल पद विचलन विधि है। इसलिए मेरा कहना है कि पद विचलन विधि से करना। ऐसा क्यों? क्योंकि पद विचलन विधि से ज्ञात करने में तुम्हें ज्यादा समय नहीं लगेगा, हल करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, इसलिए तुम पद विचलन विधि का प्रयास करना। माध्य की 2 टाइप के प्रश्न हैं। एक टाइप का प्रश्न मैंने बता दिया, दूसरा प्रश्न ये है कि उसमें माध्य प्रश्न में उसने पहले ही दे दिया, उसने बता दिया कि माध्य इतना है, अब आप ज्ञात कीजिए f।
माध्य ज्ञात करने के अपनी पूरी प्रश्नावली में दो टाइप के प्रश्न हैं। एक तो माध्य ज्ञात करना होता है, दूसरा माध्य अगर प्रश्न में दिया हुआ हो तो उस समय अपने को क्या करना है। माध्य अगर प्रश्न में दिया हुआ हो तो ये वही प्रक्रिया से ज्ञात करना है। और मैंने बताया था कि सबसे सरल विधि है यू पद विचलनवादी विधि, यानी यू ज्ञात करना होता है। तो सबसे पहले किसी भी विधि से ज्ञात करो, हमें सबसे पहले x ज्ञात करना होता है। अब तुम बताओ x ज्ञात करने के लिए क्या है। x ज्ञात करने के लिए इन दोनों को जोड़ के किसका भाग देना है, 2 का भाग देना है। 11 और 13 को जोड़ा 24 हो रहे हैं, 24 में 2 का भाग दिया कितना है 12। एक बार जोड़ के 2 का भाग देना, फिर बार बार जोड़ के 2 का भाग देना, क्या नहीं, इतना समय नहीं है अपने पास। फिर क्या करना है, इन दोनों में जितना अंतर है वो जोड़ते जाना है। 12 में 2 जोड़े कितने हो गए 14, 14 में 2 जोड़े कितने हो गए 16, 16 में 2 जोड़े कितने हो गए 18, 18 में 2 जोड़े कितने हो गए 20, 20 में 2 जोड़े 22, 22 में 2 जोड़े 24। x क्या करना, सरल सी बात है। क्या करना है, एक बार जोड़ के 2 का भाग देना है, उसके बाद हमें उसमें जितना अंतर है वो जोड़ते हुए चलना है। पूरी प्रश्नावली में माध्य ज्ञात करने के 2 टाइप के प्रश्न हैं। पहला टाइप का मैं पहले बता चुका हूं। अब दूसरे टाइप का प्रश्न कि उसने माध्य दे दिया, उसने बता दिया कि उत्तर इतने हैं, अब आप f ज्ञात करो। क्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है, ये f ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो हमने कहा था कि सरल सी विधि है पद विचलन विधि, और पद विचलन विधि ज्ञात करने के लिए हमें u ज्ञात करना पड़ता है, और u ज्ञात करने से पहले हमें a ज्ञात करना पड़ता है। और a हमें कौन सी लाइन में मिलेगा, a हमें मिलेगा x वाली लाइन में, x वाले कॉलम में मिलेगा। x वाले कॉलम में कौन सा, बीच वाला। बीच वाला कौन है, 3 इधर है 3 इधर है, बीच में है ये 18। तो हमारा a बराबर कितना है, a बराबर आ गया 18, और x बार बराबर भी 18 है। इस प्रश्न में दे रखा है कि माध्य 18 है। माध्य कितना है 18। दो चीजें अपने पास आ गई। सूत्र लिखते हैं अपन सबसे पहले। तो सूत्र क्या है, a प्लस x बार बराबर a प्लस कोष्टक सिग्मा एफ यू बटेवा सिग्मा एफ इंटू एच, ये अपना सूत्र है। x अपन ने ज्ञात कर लिया, अब u ज्ञात करेंगे। जैसा मैंने बताया सरल सी बात है, जहां a लिखा हुआ है उसके सामने 0 लिखना है, ऊपर माइनस की गिनती और नीचे प्लस की गिनती। माइनस का 1 2 3, 1 2 3 1 2 3, ऊपर माइनस वाले नीचे प्लस वाले। अब हमें ज्ञात करना है एफ यू, एफ और यू को गुणा कर लेंगे। ध्यान देना, ये एफ है ये यू है। 7 को 3 से गुणा किया माइनस के 21, 6 को 2 से गुणा किया माइनस के 12, 9 को 1 से गुणा किया माइनस के 9। 0 किसी के साथ अगर 0 गुणा हो तो 0 बना देता। अब 1 को अपन f से गुणा करेंगे तो f का है 5 को 2 से गुणा करेंगे 10, 4 को 3 से गुणा करेंगे 12। जैसा मैंने पहले बताया कि माइनस माइनस वालों को इकट्ठा करना है, यानी इनको जोड़ना है, प्लस प्लस वालों को इकट्ठा करना है। माइनस वालों को जोड़ लेते हैं, 21 और 9 30, 30 और 12 माइनस के 42, कितने हुए माइनस के 42। अब इनको कैसे जोड़े, सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है, इनको क्या जोड़ना है, f का तो f ही रहेगा क्योंकि f इस बिरादरी का नहीं है। 10 और 12 कितने हुए 22, ऐसे जोड़ना है f प्लस 22। f को भी जोड़ना तो पड़ेगा और इनके साथ नहीं मिल सकता, पास में जोड़ दिया हमने f प्लस 22। इनकी जोड़ ये है, इनकी जोड़ ये है। अब क्या करना है, हमें घटाना है। किस में से, ये प्लस का ये माइनस का है, बड़ी संख्या माइनस की है तो f का तो f रह जाएगा, और माइनस के कितने बच जाएंगे हमारे पास 20। माइनस के कितने बच गए 42 में से 22 माइनस 22 निकाले, माइनस के 42 में से 22 निकाले तो अपने पास माइनस के 20 बचे। किसके 20 बचे, माइनस के। ये अपना क्या आया, सिग्मा एफ यू आया। क्या आया, सिग्मा एफ यू। क्या लिखता है, सिग्मा एफ यू एफ प्लस माइनस 20, ये लिख दिया। अब अपने को क्या चाहिए, सिग्मा एफ भी चाहिए। सिग्मा एफ चाहिए तो जोड़ेंगे सिग्मा एफ, ये एफ वाली लाइन है, जोड़ो। 7 और 6 13, 13 और 9 22, 22 और 13 35, 35 और 5 40, 40 और 4 44। इसको नहीं जोड़ा, इसको जोड़ेंगे प्लस में एफ, सिग्मा एफ 44 प्लस एफ, सिग्मा एफ यू एफ प्लस एफ माइनस 20। बस अब मान रखना है, कुछ नहीं करना है। कैसे, जैसे एक्स बार, ध्यान रखना माध्य इसमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 18, लिख दो 18। ए कितना है, ए भी 18 है, किस्मत ऐसी है ए भी 18 है, प्लस सिग्मा एफ यू कितना है, सिग्मा एफ यू है एफ माइनस 20। सिग्मा एफ कितना है एफ प्लस 44। एच कितना है, एच का मतलब इनके बीच की दूरी कितना है 2। ठीक, मैं इसको यहां लिख देता हूं आगे ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। मैं इसको मिटा रहा हूं, यहां लिख रहा हूं।
सूत्र है x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ यू बटेवा सिग्मा एफ इंटू एच। इतना सा छोटा सा सूत्र है। x बार यानी माध्य दिया हुआ है 18, ए अपन ने ज्ञात किया है ये भी 18 प्लस एफ यू अपने आ गया है f माइनस 20 और f भी अपने पास है f प्लस 44 और h कितना है h 2 है। ध्यान देना यहाँ ये 18 इधर प्लस के हैं, अगर इसको इधर ले आते हैं तो 18 इसको इधर लाए तो माइनस के 18 बराबर में इधर क्या बचा, बराबर में इधर बचा f माइनस 20 और इधर बचा f प्लस 44 होने में 2। ध्यान देना 18 में से 18 गए कितने बचे 0। बराबर में क्या है, बराबर में अब देखो इन दोनों को गुणा करके लिख दो। ये बटे वाले इसको भी बटे वाले बना दो। 2 को f से गुणा करोगे 2f, 2 को 20 से गुणा करोगे माइनस के 20 के तो माइनस का कितना हो जाएगा 40। 1 को इससे करोगे तो ये क्या संख्या रहेगी f प्लस 44। जब भी हमारे पास इस तरह की संख्या आ जाए कि बराबर के एक तरफ कोई बटे हुए वाली संख्या हो और दूसरी तरफ भी कोई संख्या हो तो दूसरी तरफ वाली संख्या को भी बराबर वाली बटे हुए वाली संख्या बना देते हैं। और बटे हुए वाली संख्या बनाने के लिए हमें उसके नीचे 1 लगाना होता है। 0 के नीचे में लगा दूं 1, ये भी बन गई बटे हुए वाली। अब ये संख्या तो f माइनस 40 बटेवा f प्लस 44। जब हमारे पास दोनों तरफ बटे हुए वाली संख्या होती है तो उसको वज्र गुणा करते हैं, क्रॉस कैची गुणा। वज्र गुणा यानी इसको तो करेंगे इससे, इसको करेंगे इससे, परंतु ये 0 है, 0 को जिससे भी गुणा करेंगे वो क्या बना देगा 0 बना देगा। क्या बना देगा 0। मैंने 0 को f से किया 0, 0 को 44 से किया 0, 1 को उससे गुणा करेंगे तो वो क्या संख्या रहेगी ये 2f माइनस के 40। अब क्या कर, अब किसी को भी एक तरफ पक्षांतर कर लो। जैसे ये माइनस के 40 है, इसको मैं इधर ले आता हूं तो ये माइनस के 40 इधर आते क्या बन जाएगा ये प्लस के 40 बन जाएंगे और उधर क्या रह जाएगा 2f। इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2f को इधर लिख दो 40 को उधर लिख दो। ऐसा क्यों, बराबर के दोनों तरफ कोई सी भी संख्या हो, इसको इधर लिख सकते हो इसको इधर लिख सकते हो क्योंकि दोनों ही बराबर है, उसके मान में कोई अंतर नहीं पड़ता क्योंकि बीच में बराबर है। और अगर नहीं लिखो तो भी सरल कर सकते हो, ये अपन ने अपनी सुविधा के लिए किया है। जैसे अब 2 को मैं उधर ले जाऊं, मैं यहां लिख रहा हूं ताकि नहीं है, ये अपने पास लिखा हुआ है 2f बराबर 40। अगर मैं इस 2 को उधर ले जाऊं तो इधर 2 गुणे में है, उधर किस में चला जाएगा, वो इधर गुणे में है तो उधर चला जाएगा 2 भाग में, किसमें चला जाएगा भाग में। और f बराबर 2 का भाग 40 में दिया कितना है 20। ये अपने होता है। अपने पूरी प्रश्नावली में माध्य ज्ञात करने के 2 ही टाइप के प्रश्न हैं। और आपको अगर माध्य दिया हुआ हो f ज्ञात करना है तो घबराने की जरूरत नहीं, पद विचलन विधि का ही सूत्र लगाना है। और अगर नहीं दिया हुआ हो और माध्य ज्ञात करना हो तो भी पद विचलन विधि का ही सूत्र लगाना है। ऐसा क्यों, क्योंकि पद विचलन विधि सरल है। ये तुम्हारे माध्य का कॉन्सेप्ट पूरा हुआ है। अगर तुम्हें आप इस पूरी गणित का रिवीजन करना है तो इस चैनल को, ये जो वीडियो जिस पर आ रहा है इसको सब्सक्राइब कर लेना। और सब्सक्राइब क्यों कर लोगे, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो बार बार जितने भी वीडियो आएंगे, अपन 12 तारीख तक एग्जाम है तो 11 तारीख तक वीडियो डालेंगे, वो वीडियो तुम्हें ढूंढने पड़ेंगे। अगर जैसे ही सब्सक्राइब किया उसके बाद जितने भी वीडियो आएंगे वो सीधे आपके पास आ जाएंगे, यानी आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। तो सब अपना नाम लिख के और कमेंट करें। और उसके बाद अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आई है तो मुझे कमेंट करके बताएं, ताकि मैं आगे जो वीडियो बनेगा उसमें इस समस्या को हल कर दूंगा। धन्यवाद। अच्छे से तैयारी कीजिए और ये वीडियो देखने के बाद आप इसके सभी सवाल कर लीजिए। आपको समझ में नहीं आए तो फिर से मैं कुछ घंटों के बाद वीडियो बनाऊंगा, उस समय वो सवाल आपको वापस समझाऊंगा। धन्यवाद।